जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ हमने पिछली क्लास में हार्ट पढ़ लिया। हार्ट के साथ ही हमारा ब्लड भी रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, तो इसको भी जानना और समझना ज़रूरी है। तो आज की हमारी थ्योरी क्लास होने वाली है मानव रक्त के ऊपर, ह्यूमन ब्लड के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको कल की क्लास अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों ने भी कल की क्लास नहीं देखी है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, खासकर बीपीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीपीएससी टीयर 4 फिजिकल एजुकेशन के लिए आज एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। इस वीडियो में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी बिहार के मेरे भाई बहन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए बीपीएससी से रिलेटेड, या ये जो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं इनकी पीडीएफ्स आपको चाहिए, तो वहाँ पर उस ग्रुप में जा कर के आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। आज या कल से वहाँ अवेलेबल होने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो चलिए, टॉपिक है हमारा ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, दरवाज़ा क्लोज कर दो। ब्लड की बात करते हैं, रक्त की। तो रक्त से रिलेटेड आप अगर देखोगे तो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अंदर शारीरिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कहा जाए तो ब्लड से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूपी टीजीटी में खासकर ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, और बीपीएससी में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो पहले बात करते हैं ब्लड पे। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त जो होता है हमारा, वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है या होता है। एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, बहने का काम करता है। ठीक है, रक्त की प्रकृति एक वीक बेसिक अल्कलाइन टाइप की होती है। ठीक है, दुर्बल क्षारीय प्रकार का जो इसकी प्रकृति होती है, जो रक्त का ब्लड का नेचर होता है, वो वीक बेसिक अल्कलाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से आपसे पुटअप हो सकते हैं क्वेश्चन कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने आपसे कल की क्लास में डिस्कस किया था कि एमसीक्यू के पीछे नहीं भागना है, थ्योरी के पीछे भागना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहीं से जैसे 3-4 पॉइंट आपके दिए हैं, तो अब कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अब आपके क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, अब आपके क्वेश्चन में आंसर्स देगा। ठीक है, सारे आंसर्स देगा और एक टॉपिक दे देगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप सही टर्म को छांटिए, उनको अलग करिए। तो वो चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप उसकी थ्योरी को पढ़ रखे होगे। ठीक है, तो ब्लड हमारा एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। साथ ही इसकी जो नेचर होता है वो वीक बेसिक अल्कलाइन टाइप्स में होता है। यहाँ से इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल आपके पेपर में आता है। यहाँ से इस पॉइंट से सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है साथियों। ठीक है, हमारा एक नॉर्मल इंसान का जो बॉडी होता है, बॉडी वेट होता है, उसके बॉडी वेट का 7% हिस्सा, 7% पार्ट आपका ब्लड होता है। ध्यान रखिएगा, 7% भार जो होता है हमारे वेट का, वो क्या होता है? ब्लड का होता है। ओके, फिर वहीं मेल और फीमेल में ब्लड की मात्रा की बात करें, एक पुरुष या एक मेल, एक आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त या ब्लड पाया जाता है। कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है एक पुरुष, एक आदमी के अंदर, एक वयस्क पुरुष। ठीक है, 18 साल से ऊपर। वहीं एक फीमेल, एक औरत की बात करें तो उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड 1-1.5 लीटर कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो भी हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था एक स्लाइड में कि किस मशीन से नापा जाता है ब्लड का प्रेशर, स्फिग्नोमैनोमीटर से। एक मशीन होती है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, जिससे हम क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। मैंने बताया था कल 120 to 80 mm ऑफ Hg ये इसका होता है। बहुत से ऑप्शन में आपको Hg नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि पहले एक मशीन आती थी ब्लड प्रेशर नापने की, उसमें एक पंप करने का मशीन होता था, है ना, उसमें एक मशीन होती थी ऐसे करके, यहाँ कुछ मीटर होते थे, उसमें एक पारा होता था मरकरी, इसी पारा का फॉर्मूला यहाँ पर Hg लग जाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, उसमें मरकरी का कोई काम नहीं है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको केवल 120 से 80 mm मिलेगा, बस इतना। ठीक है, क्लियर हो इतनी चीज़। नेक्स्ट बात करें, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए, 120 से 80 mm होना चाहिए, जैसे यहाँ mm दिया है, लेकिन बहुत से जगहों पर आपको mm ऑफ Hg भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही होगा, और जहाँ mm ऑफ Hg लिखा होगा ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण हमारी बोन मैरो में होता है। एक वयस्क मानव में, वयस्क मानव मतलब जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके शरीर में जो खून बनता है वो बोन मैरो में बनता है। किस में बनता है, बोन मैरो। बोन मैरो हमारी लंबी हड्डियों में होता है। किस में होता है, लंबी हड्डियों में। जो हमारे शरीर की लंबी हड्डियां होती हैं उसके बीच के पार्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी बोन मैरो होती है। ये हिस्सा हमारा क्या है, ये हमारी बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो को हिंदी में हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, ये हमारी लंबी हड्डियों में, यानी हमारे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लंबी हड्डियों के अंदर। जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होती है, उसी के अंदर क्या निर्माण होता है, ब्लड का, रक्त का क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। नॉनवेज खाया होगा आप लोगों ने, जब लंबी हड्डी एक मिलती है ना, नल्ली को तोड़ के जो चूस के खाते हो ना, वो बोन मैरो ही होता है। ठीक है, कितने लोग खाए हैं, ठोक ठोक के निकाल के खाते हो ना, वो क्या होती है, वो अस्थि मज्जा होती है। ठीक है, कमेंट करके बताना आप सब में से किसने ठोक ठोक के खाया है जो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो ब्लड, एक वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण किस में होता है साथियों, हमारी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ बनती है, हमारी लॉन्ग बोन्स में बनती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, किस में बनती हैं, लॉन्ग बोन्स में बनती हैं, लंबी हड्डियों में बनती है। ठीक है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, जब एक भ्रूण होता है, एक एम्ब्रियो होता है, माँ के पेट में एक छोटा सा बेबी होता है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा भ्रूण, एम्ब्रियो छोटा सा, है ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। छोटे छोटे तुमने बच्चे भी अगर देखे होंगे ना, मच्छर वगैरह के, तो ऐसे ही मुड़े हुए रहते हैं पानी के अंदर। मछली के भी ऐसे ही दिखेंगे तुम्हें, इंसान का भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, इस अवस्था में जो हमारा ब्लड बनता है, ध्यान से समझना मैंने क्या बताया, एक वयस्क मानव में, एक बड़े इंसान के अंदर जो 18 साल से ऊपर का हो चुका है, उसमें खून कहाँ बनेगा, रक्त लंबी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें बनता है। लेकिन एक भ्रूण की अवस्था में हो, अभी तो पनप ही रहा है, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा इंसान के रूप में, एम्ब्रियो, उस अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, उस अवस्था में ब्लड का निर्माण हमारे यकृत में होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है, हमारे लीवर में होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से क्वेश्चन 2-3 स्लाइड, एक क्वेश्चन के अंदर दोनों पॉइंट डाल देगा और आपसे ऑप्शन दे देगा कि उपरोक्त में से एक सही है या दो सही है। रक्त से संबंधित सही उत्तर का पता लगाएं, फिर एक नीचे ऑप्शन भी डाल देगा। 5 ऑप्शन देते हैं ना आपके बीपीएससी में, यही सब एक एक 2-2 पॉइंट उठा के डाल दिए जाते हैं उसमें। ठीक है, लास्ट में वो ऑप्शन डाल देते हैं कंफ्यूज के लिए। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि एक भ्रूण होगा, एम्ब्रियो होगा, तो उसके लीवर में ब्लड का निर्माण होगा। जब वही भ्रूण या एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इस दुनिया के अंदर और वो वयस्क हो जाएगा, तो कहाँ पर निर्माण होगा ब्लड का, हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो किस में पाई जाती हैं, लंबी हड्डियों में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम किस चीज़ पे,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। एक्चुअल में ब्लड या रक्त हमारा बना किन किन चीज़ों से है। हमारे खून के अंदर हमें तो केवल लिक्विड दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर होता क्या क्या है। तो ब्लड की बात करें, क्या क्या होता है हमारे खून के अंदर। प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पसेल्स होती हैं या रक्त कणिकाएं होती हैं या रुधिराणु भी बोलते हैं इनको। ये दो चीज़ें पाई जाती हैं हमारे ब्लड के संगठन में या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो बनता है मुख्यतः इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। एक चीज़ ध्यान देना, ब्लड हमारा कैसा होता है, तरल पदार्थ होता है, लिक्विड में होता है तभी बहता है ना। लेकिन ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है, जो बहता हुआ दिखता है, वो क्या है, यही तरल पदार्थ में होता है। खून में जो बहने वाली चीज़ होती है वो कौन सी है, प्लाज्मा है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ब्लड के अंदर जो तरल पदार्थ के रूप में बहने वाली चीज़ है, फ्लो करने वाली चीज़ है, वो तत्व क्या है, प्लाज्मा है। लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी या ब्लड कार्पसेल्स हम कह लें, रक्त कणिकाएं कह लें, ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। ये सॉलिड मतलब, अब ये बोर्ड सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है ना, तो वैसे ही पानी हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ब्लड के अंदर लिक्विड फॉर्म में कौन सी चीज़ है, प्लाज्मा। सॉलिड फॉर्म में ये तीनों चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होती हैं। यही लिक्विड वाली चीज़ इन तीनों को क्या करती है, बहा बहा के शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में क्या करती है, पहुंचाती। तो प्लाज्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्लाज्मा ही है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को क्या करता है, फ्लो करा के, बहा करके हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाता है। क्लियर होता पॉइंट। अब देखो, प्लाज्मा की बात अगर हम करें तो प्लाज्मा में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं। प्लाज्मा के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व पाए जाते हैं मान लो, ठीक है। पानी मिलता है, जल मिलता है, प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स यानी कि लवण पाया जाता है, ग्लूकोज मिलता है और अन्य भी कुछ पदार्थ मिलते हैं। पानी की मात्रा प्लाज्मा के अंदर कितनी होती है, नोट करके रख लेना। ये सवाल हर बार पेपर में, यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, बीपीएससी में भी आने की संभावना रहती है। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि पूछ लेता है अक्सर, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, 70% होती है। प्रोटीन की मात्रा प्लाज्मा में कितनी होती है, 7% होती है। मिनरल्स की, लवण की, मिनरल्स की मात्रा कितनी होती है, 0.9% यानी कि लगभग 1% के आसपास। ग्लूकोज 0.1% होता है और अन्य तत्व कितने पाए जाते हैं, 2% के आसपास पाए जाते हैं। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्प सेल्स की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें तो 3 प्रकार की ब्लड सेल्स हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन्हीं प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, वाईबीसी भी बोलते हैं, येलो ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीली कलर की होती हैं। प्लेटलेट्स किस कलर की होती हैं, पीली कलर की होती हैं, इसलिए इनको हम येलो ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड कार्प सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स, प्लेटलेट्स मतलब रक्त बिंबाणु या वाईबीसी येलो ब्लड सेल्स। जब भी आपको फीवर आएगा, चाहे वो डेंगू का फीवर हो, चाहे नॉर्मल फीवर हो, वायरल फीवर हो, आपकी प्लेटलेट्स घटती हैं कि बढ़ती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको कि ब्लड के अंदर, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अभी जो मैंने पीछे स्लाइड में बताया कि रक्त में, ब्लड के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारा क्या, प्लाज्मा, और दूसरे हमारे क्या, कार्प सेल्स, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी। तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा है, प्लाज्मा है। बहा यानी बह कौन रहा है, कार्प सेल्स किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये जो फ्लो हो रहा है ना, ये देख रहा हो ना, बीच में लिक्विड की तरह दिख रहा है ना, पानी की तरह, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है। ये क्या है, प्लाज्मा है। यही जो बह रहा है ना, यही हमारी ये लाल लाल जो दिख रही है, ये क्या है, आरबीसीज हैं। क्या है, आरबीसीज हैं। फिर यहाँ पर जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं। फिर ये हल्का सफ़ेद टाइप में जो आपको दिखेगा, ये क्या उनसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से सेल की दिख रही है इसमें, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। फिर उस कम मात्रा किसकी दिख रही है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम होती है। और यही हमारे शरीर की किस चीज़ को बढ़ाती हैं,
जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्षमता को क्या करती हैं? बढ़ा के रखती हैं। यानी हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम होता है साथियों, उस चीज़ को ये मेंटेन करके रखती है, मजबूत करके रखती है, और ये कम मात्रा में भी होती है। वाइट ब्लड सेल्स कब बढ़ती हैं? जब हम मेहनत का काम करते हैं। अगर हम आलस की तरह बैठे रहेंगे तो शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ने की बजाय क्या होगी? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बढ़ेगा, और डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने में मदद करता है। यानी हमें क्या करनी चाहिए? फिजिकल मेहनत करनी चाहिए ताकि डब्ल्यूबीसी मेंटेन रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जो तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी है, ये किसके अंदर से बह के निकल रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर। किसके? ये ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये हमारी ब्लड वेसल है, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं, नलिकाएं, ब्लड वेसल, छोटी छोटी नालियां होती, देखो नाली की तरह तो है ही है, छोटी सी। इसी के अंदर हमारा क्या बह रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी और प्लाज्मा। इन तीनों पार्ट को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, वाईबीसी को कौन बहा के ले जाता है? प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? प्लाज्मा की बात करते हैं। अब इसको और पार्ट में तोड़ करके चलते हैं। प्लाज्मा क्या कहता है? प्लाज्मा कहता है तरल अवस्था में, अभी मैंने बता ही दिया कि प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसका 90% भाग किस चीज़ का बना होता है? वाटर का बना होता है, पानी का होता है। ठीक है, बिलीरुबिन के कारण, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। ये प्लाज्मा किस कलर का दिख रहा है? हल्का पीला कलर का। और इसका पीला रंग किसकी वजह से है? बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाइट येलोइश कलर का हो जाता है। ठीक है, पानी की मात्रा हमारे प्लाज्मा में कितनी होती है? 90% होती है। ठीक है, और क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं जब, या क्या हो जाता है? ये दोनों मिल करके एनर्जी का निर्माण कर देते हैं। किसका? एनर्जी का निर्माण करते हैं। हमारे प्लाज्मा में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के ब्लड में प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड के प्लाज्मा में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर देयर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा ऑफ ब्लड? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। पहला थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन, चौथा फाइब्रिन और पांचवा फाइब्रिनोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स बना के रख लेना साथियों। देखो नोट्स बहुत ज़रूरी होती है, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो एक की बजाय डबल आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से चला जाएगा, दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। ठीक है, अगली की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक हमारा आता है कि एक्चुअल में प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर काम क्या करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की हम बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा का कार्य क्या है, उसके फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। यानी भैया प्लाज्मा किस चीज़ का काम करता है? हाँ, अरे वाह, कौन बोला? वेक्टर। गुड। वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर का मतलब तो हो गया रोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है, ध्यान से, वो रोगों के ऊपर है, लेकिन ठीक है, रिलेट तुमने अच्छा किया, यानी पुरानी क्लासेस दिमाग में है। ओके, तो ये एक प्रकार से एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक एजेंट का काम कर रहा है। वो एजेंट क्या करता है? प्लाज्मा या ट्रैवल एजेंट का काम मान लो। किसका? ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा है। ट्रैवल एजेंट क्या करता है? या एक बस के ड्राइवर का मान लो। ठीक है, ड्राइवर का काम, ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी का चालक क्या करता है? गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना,
है ना। तो समझ लो ये प्लाज्मा क्या है, एक ड्राइवर है हमारे शरीर के रक्त, किस चीज़ का ड्राइवर है, प्रोटीन का, और शरीर के जो अन्य पदार्थ होते हैं रक्त के अंदर उनको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है, हमारे पीएच वैल्यू को बैलेंस करके रखता है। क्या करता है, बैलेंस्ड पीएच वैल्यू, बैलेंस या बैलेंसिंग पीएच वैल्यू। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को बैलेंस या संतुलित या बराबर करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। ठीक है, ब्लड का थक्का जमाने में भी आपका मदद करता है कौन, प्लाज्मा। ठीक है, अगर आपको चोट लग गई, कट लग गई, तो खून क्या होता है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक जम जाता है, जम जाता है ना, छोड़ दो उसको तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जम जाएगा। किसके कारण, प्लाज्मा के कारण। क्यों, अभी पीछे मैंने बताया था, क्या बताया था, ये 5 प्रोटीन है प्लाज्मा में, इसमें एक फाइब्रिनोजन होता है या फाइब्रिन होता है। फाइब्रिनोजन सबसे आखिरी जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ये क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, यानी रक्त का थक्का जमने में, खून कोगुलेशन मतलब खून का जमना, रक्त का जमना। तो यही जो प्रोटीन्स है ना, यही आपके ब्लड को जमने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर हुआ। तो प्लाज्मा क्या करता है, हमारे ब्लड को जमने में, कोगुलेट होने में मदद करता है, कोगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है, जो प्लाज्मा होता है, ग्लूकोज चाहिए ना, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो बाकी अंगों तक वो ग्लूकोज कौन लेके जाएगा, कौन है ड्राइवर, हमारा प्लाज्मा। क्लियर इतनी चीज, आई होप। आ जाओ सीरम, सीरम की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, प्लाज्मा से जो ब्लड का कोगुलेशन होगा वो किसकी वजह से होता है, फाइब्रिनोजन नामक, नमक लिख गया, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर रक्त का थक्का किसकी वजह से जमता, अभी मैंने बताया किसकी वजह से जमता है, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन है, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ध्यान से समझना, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, ठीक है, इसको अगर हम हटा दें, इसको अगर हम क्या कर दें, किनारे कर लें, तो किनारे करने के बाद जो माल मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, सीरम होगा। वही क्या होगा, सीरम होगा। क्लियर इतनी चीज, क्लियर हुई। चलो अगला, अब ब्लड कार्ब सेल्स की बात कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि ब्लड के फॉर्मेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरी ब्लड कार्ब सेल्स। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, तरल पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, 5 प्रकार के उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं जो किसमें मदद करते हैं, ब्लड को जमने में सहायता करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं वो प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंगों तक, भागों तक पहुंचाया जाता है। एक ड्राइवर का काम भी करता है प्लाज्मा। आगे अगर हम बात करें रुधिराणु की या ब्लड कार्ब सेल्स की, तो कितने टाइप्स की होती हैं ब्लड सेल्स हमारी, देयर आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड कार्ब सेल्स इन आवर बॉडी, कितने प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, RBC, WBC और YBC। YBC को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, ब्लड कार्ब सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड कार्ब सेल्स होती हैं, ब्लड कार्ब सेल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन्हीं प्लेटलेट्स को हम YBC भी बोलते हैं, यानी कि येलो ब्लड सेल्स बोलते हैं। बात करते हैं सबसे नंबर 1 पॉइंट की, हमारा पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, RBC की बात करें, WBC की बात करें,
ठीक है, तो WBC कितने दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितने दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक जिंदा रहता है। हमारे जो WBC होते हैं हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर, कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। WBC बोल दिया क्या मैंने? RBC कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 120 दिन तक। 120 दिन तक हमारे शरीर में RBC जिंदा रहते हैं। RBC को जिसने इजाद किया, फादर ऑफ RBC, ठीक है, फादर ऑफ RBC, चलो कमेंट करके बताओ फादर ऑफ RBC कौन है। तो फादर ऑफ RBC की बात करें, सॉरी फादर ऑफ RBC निकल गया था। RBC का साइंटिफिक नेम की हम बात करें, ठीक है, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? इराइथ्रोसाइट्स है। क्या है? इराइथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, इराइथ्रोसाइट्स है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, इन तीनों के साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाएंगे। इन तीनों के साइंटिफिक नेम क्या होंगे? आपसे पूछे जाएंगे। इरिथ्रोसाइट्स होता है, RBC का जो साइंटिफिक नेम क्या होगा? इरिथ्रोसाइट्स होगा। निर्माण कहाँ होता है? इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? अभी बताई थी पिछली स्लाइड में। RBC रेड ब्लड सेल कहाँ बनती हैं? हमारी लंबी हड्डियों में। लंबी हड्डियों के अंदर क्या होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जिसको ठोक ठोक के खाते हो, उसके अंदर ही हमारी RBC का निर्माण होता है। बोन मैरो का निर्माण होता, सॉरी बोन मैरो के अंदर RBC का निर्माण होता है, ठीक है। वही एम्ब्रियो में, भ्रूण अवस्था में बताया था किसमें पाया जाता है, किसमें बनता है? रक्त जब छोटा सा होता है बेबी तो उसके लीवर में बनता है वो, ठीक। और RBC की जो डैमेज RBCs हैं, टूटी फूटी RBCs हैं, जो बीमार हो गई हैं, जो मरने की कगार पे हो गई, वो कहाँ जाके मर जाती हैं? प्लीहा में, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। स्प्लीन के अंदर जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है, RBC की डेड हो जाती है, ओके। और इसी स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसी स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ओके। नेक्स्ट है हमारा RBC की और बात करें। अभी देखो बताया ना, जो हमारी खराब RBC होती हैं, जो बीमार RBCs होती हैं, कहाँ जाकर खत्म हो जाती हैं? प्लीहा में, स्प्लीन में, है ना। खराब हुई RBC प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, समाप्त हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इसलिए इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। तो RBC का कब्रिस्तान क्या है भैया? प्लीहा। और ब्लड बैंक भी क्या है? प्लीहा। RBC कहाँ जाके नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में, स्प्लीन में। RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs आर स्प्लीन, ठीक है। और इसको ब्लड बैंक ऑफ RBC इज स्प्लीन, ठीक है। 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इन 2 पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC और ब्लड बैंक ऑफ RBC। स्टार बना के नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। RBC में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो स्प्लीन कहाँ है दिखा देता हूँ। डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को? ये है स्प्लीन। ये क्या है? यही स्प्लीन क्या होता है? RBC का कब्रिस्तान। यही स्प्लीन क्या होता है? RBC का ब्लड बैंक, ठीक है। क्लियर इतनी चीज, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, अगले टॉपिक की, अगले पॉइंट की हम बात करें, अगला पॉइंट है हमारा RBC ही है। इस RBC से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य में या पुरुष में, एक स्वस्थ पुरुष में या मनुष्य में कितनी RBCs पाई जाती हैं? कितनी रेड ब्लड सेल होती हैं? 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कितनी? 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्या होती है? पुरुषों में RBC की संख्या होती है। महिलाओं में कितनी होती है? 40 से 45 लाख
प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है